बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने कर्मयोगी सीरीज के तहत एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनकी सफलता के जो आयाम हैं और जिस तरह से उन्होंने जिस सफलता को प्राप्त किया है और उनकी कहानी ऐसी कहानी है जो हमारे जो सारे युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायी होगी। हमारे बीच आज उपस्थित हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट में बहुत जाने पहचाने नाम हैं प्रवीण मोदी जी। प्रवीण मोदी जी का नाम कौन नहीं जानता। जब तक वो कोरोना त्रासदी की कभी बातें होंगी तो जरूर प्रवीण मोदी जी का नाम भी आता रहेगा, क्योंकि उस त्रासदी में सबसे ज्यादा काम, कहते हैं ना कि भगवान राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे और उनको रावण ने जो शक्ति बाण मार दिया था और उसके बाद सबकी बुद्धि कि कैसे क्या हो, तो संजीवनी बूटी ला करके, तो वो संजीवनी बूटी ऑक्सीजन के रूप में आपने सबको प्रदान की। और उस दौरान जब हाहाकार मचा हुआ था तो कहीं से कोई पूर्वांचल में गोरखपुर के 100 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। और बहुत ऐसा काम है आपका कि बहुत सारे लोग जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ऑक्सीजन की सप्लाई दी, जो छोटे सिलेंडर के लोग जाते थे, जिन लोगों को वो दौर याद है, आज भी वो दृश्य आपके दिमाग पे जैसे जोर डालेंगे तो वो चलचित्र की तरह सामने आ जाता है। हम कर्मयोगी सीरीज के तहत आपको एक ऐसी शख्सियत को ही मिलवाते हैं जिनके कार्य से, जिनके योगदान से आपको प्रेरणा मिल सके। तो ये मोदी जी, प्रवीण मोदी जी हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मोदी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उसके स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। एक संवेदनशीलता है कि हमारे एक्ट से, हमारे कार्यों से समाज को क्या फायदा मिल सकता है। इसलिए आज भी गोरखपुर में जो भी सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान भरपूर रहता है, हर क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ के। तो लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से प्रवीण मोदी जी का अपने स्टूडियो में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम कैसे इंडस्ट्री लगाएं, कैसे क्या करें और कैसे हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कहानी तो हम अभी आपसे बात करेंगे और आपके बहुत सारे सवालात जो होते हैं वो फीडबैक के रूप में आप हमें देते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि प्रवीण मोदी जी ने आपका गीडा में 2 यूनिटें हैं और देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक आपकी यूनिट चल रही है और कुशीनगर में भी एक आप लगाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा युवक 2000 के आसपास जिसने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? दादाजी एलआईसी के बहुत अच्छे एजेंट्स में थे, ब्रिजमोहन जी मोदी जी। उस जमाने में उनको अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट एजेंट का, और पिताजी ने भी इंश्योरेंस के काम को ही आगे बढ़ाया। उस दौरान प्रवीण मोदी जी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ से, बहुत सारे लड़के तो नौकरी की ओर जाते हैं, कुछ और सोचते हैं कि, लेकिन आपका तो ये पारिवारिक विरासत में तो मिला नहीं। ये आपके दिमाग की सोच थी या आपने ये कहीं से कहीं कैसे ये हुआ और आपने इस फील्ड में कैसे आए?
पिताजी के एक दोस्त थे मिस्टर काजरिया कलकत्ता के। जी। तो उनकी एक साली की फैक्ट्री है मुगल सराय में, इंडियन एयर गैसेस करके। तो वो यहाँ गैस का कारोबार कर रहे थे। तो उन्होंने पिताजी को प्रेरित किया कि मतलब आप भी इसी बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो उनके साथ हम वो व्यापार करने लगे, और जब बीकॉम हमने कंप्लीट कर लिया तो उसी दरमियान फिर हम 2002 में गीडा में फैक्ट्री का जी स्थापना किया, और उसके पहले ट्रेनिंग शुरू कर दिए। जी जी। आपकी इंडस्ट्री में इस समय कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं। लगभग 50 लोग। तो जो शुरुआती दौर था, आप 2000 में आपने शुरू किया ना? 2002 में। तो उस समय तो गीडा का ये स्वरूप था नहीं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं भी मुझे लगता है कि उसके लिए भी गीडा संघर्ष ही कर रहा था। तो उस दौरान आप लोगों ने कैसे उस सेटअप को किया और क्या क्या मुश्किलात आए, कैसे आपने फेस किया और कैसे आगे बढ़े? अब उस समय देखिए, हम लोग भी इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था। जी जी जी। और व्यापार से सीधे इंडस्ट्री में आए थे जी। तो गीडा से उस समय जमीन मिलना बहुत आसान था। क्या है कि उस समय गीडा खुद लोगों को प्रेरित कर रहा था कि यहाँ इंडस्ट्री लगे। और जब हमने गीडा को बताया कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो अधिकारी बहुत सकारात्मक थे। वो पूरा मैप लेके मेरे ऑफिस में आ गए कि आपको कौन सा प्लॉट चाहिए, आप बताइए। तो मतलब लैंड की उस समय तो दिक्कत नहीं थी, और अभी भी इस समय गीडा के पास लैंड काफी मात्रा में हो गई है। एक दिक्कत ये जरूर आती है कि गीडा जो भूखंड देता है वो एज वेयर बेसिस पे देता है। तो हम लोग को जो प्लॉट मिला था, काफी वो किसानों के प्लॉट होते हैं, तो वो गड्ढे में थे, तो काफी मट्टी पटान करानी पड़ी उस पे। फिर उसको मट्टी जब सेटल हो जाती है तब वो इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, जिससे थोड़ा उसमें समय भी लग जाता है जी। और बैंक से लोन लेना भी उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। इस समय तो बैंक वाले काफी पॉजिटिव है, तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो ये सफर अपना शुरू किया जी, तो अब तो आपकी सप्लाई, मुझे लगता है कि आप नेपाल वगैरह में भी कुछ आपका काम चल रहा है क्या? नहीं, जैसे हम लोग ने 2002 में 80 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्लांट लगाया। अच्छा। फिर 2007 में 150 क्यूबिक पर आवर कैपेसिटी का प्लांट लगाया जी। और फिर 2012 में 250 क्यूबिक का कैपेसिटी का प्लांट लगाया। जी। तो जो हमारे प्लांट स्पेयर थे, 150 क्यूबिक वाला वो नेपाल में नारायण घाट मेडिकल कॉलेज है जी, वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, वहाँ चल रहा है जी। और भूटान में भी कुछ काम आपके? भूटान में भी कुछ हमने अपना, वहाँ थिप्पू में है प्लांट, अच्छा, क्वालिटी ऑक्सीजन, उसको भी हम लोग अपना सुझाव और स्पेयर वगैरह प्लांट से संबंधित देते रहते हैं। जी जी। और फैजाबाद में एक प्लांट था मेरा, वो काठमांडू में चल रहा है। जी। तो कोरोना में तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हम लोग तो भाई अखबारों में उस समय, चूंकि मैं उस दौरान अखबार में ही रहा, तो इतनी मारामारी थी उस दौरान। आपने मतलब सप्लाई आपने लगातार बनाए रखी, तो कैसे इस चैलेंज को आपने मीट आउट किया? मैंने देखिए क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ाई के दौरान गैस का भी काम शुरू कर दिए थे, ट्रेडिंग का काम जी। तो एक अपने पास अनुभव था, और दूसरा हम लोग की भी एक संस्था है गैस में, ऑल इंडिया गैस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जी, दिल्ली में उस संस्था है। तो उसके द्वारा हम लोग को वर्ल्ड में जो भी नए गैस से संबंधित आ रहे हैं, इसमें क्या सुधार हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती रहती थी जी। और कोरोना में भी करीब 6 महीना पहले ही हम लोग के पास आ गया था कि चाइना में और इस जगह ये फैल गए हैं। तो उसके अनुभव के आधार पे हम लोग मतलब तैयारी इस बात को कर लिए थे कि इसी समाज से हम लोग ने सब कुछ लिया है, वहीं बड़े हुए हैं, तो उसका अनुभव का फायदा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये बताइए कि आपने कहा कि 6 महीने पहले हमें फीडबैक मिल गया था जी। तो अभी जो चाइना में एक बीमारी चली है जी, उसके बारे में भी कुछ हो हल्ला चल रहा है, तो कुछ ऐसा फीडबैक उसके बारे में तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब इस समय अपना ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन सरप्लस है। अच्छा। और हर चीज की इस समय मेडिकल में इंडिया के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस आप समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी आप सप्लाई देते हैं? जी जी।
और जहाँ तक मुझे याद आता है कि बीच में थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा था जिस दौरान आपको कुछ दिन के लिए, और उसी दौरान वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई थी, जी जी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी। और हम लोगों ने अखबारों में भी इस पर लिखा था। तो अभी मेडिकल कॉलेज को आप क्या क्या चीजें सप्लाई कर रहे हैं, जैसे गैस का वो बेहोशी वाला भी क्या बता रहे थे आप? जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज को मेडिकल ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड जी और CO2 गैस जो उनके लेप्रोस्कोपी में काम आता है जी। ऑपरेशन में, ये 3 गैस देते हैं। अच्छा। और यहाँ से आपकी सप्लाई फैजाबाद में भी आपने कुछ बीच में वो कोरोना काल के दौरान कुछ आपने जाके वहाँ कुछ शायद कोई यूनिट थी जो सिक हो गई थी या बंद थी, तो उसको उस समय के कमिश्नर ने शायद आपसे कहा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कुछ हुआ था। नहीं, एक यूनिट मेरे फैजाबाद में भी मुमताज नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, अच्छा। वहाँ पे थी। क्या है कि हमारे यूनिट को चलाने के लिए हमें 24 आवर बिजली की जरूरत होती है जी। तो वहाँ बिजली की काफी दिक्कत थी, जिसकी वजह से हमारी यूनिट नहीं चल पा रही थी। तो वो प्लांट स्पेयर पड़ा हुआ था, और कोरोना महामारी में सेकंड वेव में जब वो उसकी गैस की ज्यादा डिमांड आ गई, तो हम लोग ने मंडलायुक्त थे उस समय जैन नालिकर सर, उनके सामने हम लोग ने रखा कि अगर वो यूनिट भी यहाँ आ जाए तो 1700 का बड़े वाले सिलेंडर का प्रोडक्शन और हो जाएगा। तो चूंकि अब उस समय एक कोरोना महामारी में वहां भी जो प्लांट लगे थे, वो कमिश्नर साहब चाह रहे थे कि ये प्लांट यहीं चालू हो जाए, और चूंकि प्लांट मेरा था, फिर ये हम लोग ने चैम्बर के माध्यम से श्री SK अग्रवाल जी और श्री अजीत सरिया जी को बताया। बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने श्री SK अग्रवाल जी ने रखी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तत्काल DM साहब को फोन करके अपने माध्यम से और आदेश दिया कि ये प्लांट तुरंत डिस्पैच करा के ये प्रवीण मोदी अपने आदमियों के साथ जाएंगे, और वहां से कोई भी आने में दिक्कत ना आए, इसको देखते ही हुए आप उसको निकलवा के भेजिए। तो यहाँ से हम लोग क्रेन, आदमी, गाड़ी वगैरह लेके गए, और वो प्लांट यहाँ आ गया। पहले से उसकी पूरी तैयारी हो गई थी, तो 1700 का प्रोडक्शन और बढ़ गया उस प्लांट के आने से। तो उस समय लगभग हम लोग 4400 बड़ा वाला सिलेंडर और 600 सिलेंडर छोटा वाला पर डे सरकार को दे रहे थे, जिसमें छोटा वाला टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट था। उस समय जो आपका प्रोडक्शन था, जिस समय काम का जो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि प्रशासन आपसे लगातार कांटेक्ट में था, मुझे लगता है DM कमिश्नर रोज आपके यूनिट पे जाते थे, और यही नहीं, वो जो आसपास के जिले हैं उनकी भी आवश्यकताओं की आपको पूर्ति करनी पड़ती थी, उनको भी जो ऑक्सीजन जानी थी। तो इस चैलेंज को कैसे आपके कर्मचारी, क्या रात दिन काम चलता था उस समय? फैक्ट्री हमारी 24 घंटा 365 दिन चलती है। क्या कि इसका प्रोडक्शन हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है -194 डिग्री का जी। तो अगर प्लांट बंद करते हैं हम, तो फिर उतना समय हमें अपना टेम्परेचर बनाने में लगता है। तो हमारे आदमी जो हैं 24 घंटे के लिए हैं, और उस समय आदमी को हम लोग भी मतलब ये समझाए कि 2 घंटा 5 घंटा कम सो, और उससे अगर किसी की हम लोग जिंदगी बचा ले जाए तो ये एक बड़ी बात होगी। तो आदमियों ने भी उस बात को समझा और कंटिन्यूअस काम किए। मतलब खाना खाने का भी समय नहीं रहता था, जो लोग आते थे गैस भराने वही खाना भी लाके खिलाते थे उनको। मतलब ये भी स्थिति आती थी। जी जी। क्योंकि समय ही नहीं है उनके पास। आपके यूनिट पे तो लाइन लग जाती थी। हाँ, काफी। वहाँ लोग सिलेंडर ले करके पहुंचते थे जी। मुझे याद है कि उस समय बराबर ये रिपोर्ट आती थी कि लोग लाइन लगा करके वहाँ, और छोटे वाले सिलेंडर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड किया। जी जी। तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए तो सर लाइन थी, क्या कि भीड़ काफी थी जी। तो अगर क्यू नहीं लगता तो उसमें आपके गैस को डिस्पैच करने में और डिलीवरी देने में दिक्कत आती, और लोग में भी मतभेद होते, जिसको देखते हुए हम लोग एक क्यू वाला सिस्टम, प्रशासन की वहाँ पूरी व्यवस्था थी, और छोटे सिलेंडर के लिए कोई लाइन नहीं थी। जी जी। छोटा सिलेंडर अपना तुरंत ही जो भी आ रहे थे उनको भर के मिल जा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट आपने। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। एक
बहुत बड़ा चैलेंज था वाकई उस दौरान जो हालात थे। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये तो मैं मानता हूँ कि गोरखपुर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए आपकी यूनिट एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई थोड़ी सी बाधित होती तो बहुत सारी जानें चली जाती। नहीं सर, उसमें देखिए सरकार का भी बहुत सहयोग था, और मतलब उसमें उस दरमियान 1 सेकंड भी लाइट नहीं कटी। हाँ, और 2-2 साइड से बनाया गया था कि अगर इस फीडर में दिक्कत आएगी तो आपको इस फीडर से लाइन दिया जाएगा जी। तो उसको एमडी लखनऊ और एमडी बनारस हमारे टच में रहते थे, और मतलब गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास किया उसमें। जी जी। तो काफी सहयोग की वजह से हम लोग भी बेहतर काम कर पाए। जी जी। आप चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं जी। तो गीडा का जो विस्तार हो रहा है और गीडा में तमाम नई इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, तो आप आज जो गीडा का जो कार्य प्रणाली है गीडा के ऑफिसर्स की, उससे उद्यमियों को मतलब वो पुराना लाल फीताशाही वाला दौर तो नहीं है, जो काम में कोई रुकावट तो नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं आप लोगों के पास जाते हैं तो क्या स्थिति है कामकाज की गीडा में? अब स्थिति देखिए सर, जो होनी चाहिए वो तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा अगर सकारात्मक, जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है और वो जिस तरीके से पैसा दे रहे हैं और जिस तरह से चाहते हैं कि गीडा को एकदम नोएडा की तर्ज पे खड़ा कर देना, तो उस हिसाब से प्रशासन जो गीडा का है वो कितना कदम ताल कर पा रहा है? अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को बना के दिया है जी, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी कमियां उनके तक पहुंच नहीं पाती है। अगर अधिकारी सकारात्मक सोच से यहाँ काम करें तो सर गीडा की स्थिति बहुत बेहतर होगी। जी जी। अभी जो धुरिया पार में भी कुछ विस्तार हो जा रहा है, वहाँ भी गीडा ने जमीन अधिग्रहित की है, तो अभी जैसे जो नए जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए कितना मतलब यहाँ का माहौल अनुकूल मिल रहा है? माहौल देखिए इस समय बहुत बढ़िया है। गीडा के पास लैंड बैंक इस समय भरपूर मात्रा में है। दिक्कत सर यहाँ आ रही है कि जैसे जो गवर्नमेंट किसानों से जमीन लेती है तो उनको 3 गुना 4 गुना मुआवजा देना होता है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जा रही है, जिससे छोटे उद्यमी और बड़े उद्यमी दोनों उससे प्रभावित हो रहे हैं जी। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को देख के जमीन में सब्सिडी के रूप में कुछ देखना चाहिए, जिससे कि जमीन की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि उद्योग लगाना आसान हो जी। जैसे अडानी और श्री सीमेंट वाले भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि जमीन की कॉस्ट थोड़ा सा अच्छा, जमीन की कॉस्ट को लेकर के थोड़ा सा लोग अभी हिचक रहे हैं। गीडा को लेकर के जो देखिए हम लोगों के सामने ही गीडा, क्योंकि मुझे याद है कि जब कल्याण सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी और उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारा, लेकिन जो महाराज जी के आने के बाद जिस तरह से गीडा का काम हुआ, अभी मैंने सुना है कि एक गीडा की में जो गाड़ियां आती थी तो उनके लिए अलग रास्ते की बात हो रही थी, तो NHAI ने शायद एक नए दूसरे बाईपास के लिए भी। हाँ, ये सर हम लोग डिमांड किए हैं। क्या है कि जैसे इसमें सर ट्रैफिक काफी बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री भी काफी बढ़ गई है, अब वो सारे कट बंद कर दिए गए हैं जी। अब जब हम लोग को गाड़ी जब वापस गोरखपुर की ओर आनी होती है तो सहजनवा से घूम के आती है, क्योंकि कोई कट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और NHAI के पास ये प्रोजेक्ट गया हुआ है जी। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई एक नया रास्ता भी हम लोग को मिलेगा, जिससे कि आवागमन में सुविधा होगी। हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज प्रवीण मोदी जी की जो ये यात्रा है और जिस तरीके से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तो हमारे जो नौजवान सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, जिनके मन में है कि लेकिन कभी कभी वो इधर उधर थोड़ा सा एक दुविधा की भी स्थिति, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
देखिए स्टार्टअप जो नए इंटरप्रेन्योर इसमें आ रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि अब सरकारी नौकरी की भी तो उतनी है नहीं कि आप सब लोगों को सरकार भी नौकरी दे पाए। जी। तो आपको अपना व्यवसाय के लिए जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे हमने सर कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन हमारा टोटल जो है साइंस का प्रोडक्शन है। आपका तो टोटल एकदम केमिस्ट्री है। तो जिस चीज में आपकी रुचि हो उसी में आप अपना आगे बढ़े, उसी की इंडस्ट्री सोचें। ये नहीं है देखा देखी सर, बहुत लोग इंडस्ट्री लगाते हैं और उसमें वो फेल हो जाते हैं। और इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री लगाना सर एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो अगर जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो मेरा नए इंटरप्रेन्योर से ये सुझाव है कि पहले उस दिन आप उसमें सर्विस करें या उसके बारे में भली बात समझ लें, क्योंकि एक बार इसमें आगे बढ़ने के बाद फिर आप पीछे नहीं आ सकते। होता क्या है कि सर नए प्लांट, रोज नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, पता चला कोई आप नए प्लांट का चुनाव कर लिए जो इस समय जिसकी वायबिलिटी नहीं है। तो ये हम तमाम लोगों को देख रहे हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक पडरौना का एक आया मेरी लाइन का, उन्होंने एक नया प्लांट ये सोचते हुए लिया कि वो हमसे बेहतर है, लेकिन उस प्लांट में प्योरिटी ही नहीं थी और वो प्लांट आज बैंक के ऑक्शन में है। तो उसमें सर ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप पहले उसके बारे में, पूरा प्लांट के बारे में, उसकी खपत के बारे में, उसके रॉ मटेरियल के बारे में पहले भली बातें आप समझ लिए, तभी अपना कोई भी वो कदम आगे बढ़ाइए। और इससे पहले आप उसकी मार्केट की पोजीशन जरूर ले लें, क्योंकि कुछ लोग सर ऐसी इंडस्ट्री लगा लेते हैं जिसका मार्केट यहाँ नहीं है और बाद में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब मार्केट में डिमांड क्या है उसके हिसाब से ही अपने काम का चयन करें, अपनी इंडस्ट्री का चयन करें। क्योंकि सर इसमें देखिए व्यापार और इंडस्ट्री में अंतर है। व्यापार को आप समेट सकते हैं, इंडस्ट्री में तमाम आप प्लांट मशीनरी है, फिर आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए हैं। अब जो दूसरा लेगा वो तो उसकी आवश्यकता अनुसार होगा नहीं, तो उसमें काफी लॉस होता है। जी जी। आपका जो ये काम है इसमें भी आपको नए चैलेंजेस आते होंगे। आपने अपने को समय के हिसाब से अपडेट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस काम को पहले यहाँ किया और मुझे लगता है कई यूनिटें बंद भी हो चुकी हैं जो पहले लगी थी शुरू में। आप इस समय आप नंबर 1 हैं, लेकिन बाकी जो पहले कुछ ऐसी लगी थी तो उन लोगों ने मुझे लगता है या तो अपडेट नहीं किया या कुछ और कारण रहे होंगे। तो इस पेशे में बने रहने के लिए आपको लगातार चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं। तो आप नए के हिसाब से अपने को अपडेट कैसे करते हैं? सर हमारे पूर्व काफी बड़े ग्रुप इस लाइन में थे। जैसे एक एशियाटिक ऑक्सीजन था, मिस्टर जालान है कलकत्ता जी जी, मोरीपुर में उनका था। तो उनकी इंडिया में लगभग हर जगह फैक्ट्री थी। फुटावा में रीवा गैसेस थी, रेणुकूट के एक मिस्टर साबू जी थे, उनका था। मगार में शंकर ऑक्सीजन थी, कनोडिया ग्रुप की, जिनकी चीनी मिल थी आपके ये कप्तानगंज में। और गीडा में अनपूर्णा ऑक्सीजन है, गोरखपुर ऑक्सीजन है, कई इंडस्ट्रियां आई। एक्चुअल में सर ये चुनौती इसलिए कि प्लांट 24 आवर अगर नहीं चलेगा तो उसकी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाएगी और फिर इसके कोई भी पार्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं। हम लोग ने क्या किया, हर चीज हमारे यहाँ स्टैंड वाइज है। कूलिंग टावर एक खराब हुआ दूसरा चला दीजिए, चिलिंग यूनिट डबल है, आफ्टर कूलर डबल है, कंप्रेसर हमारे पास डबल था जो इस समय अब हम लोग ने नारायण घाट में दे दिया है, तो एक और हम लोग ला रहे हैं। तो होता क्या सर, जो हमारे कस्टमर है उनको एक भरोसा है कि अगर हम मोदी केमिकल से ले रहे हैं तो गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। और लोगों के सामने सर ये समस्या होती है जिसकी वजह से वो मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिबिलिटी आपकी मार्केट में जो साख है वो बनी हुई है और लोग आपको इसीलिए आपके ब्रांड को पसंद करते हैं। जी। प्रवीण मोदी जी का 2025 के लिए क्या सपना है, क्या देख रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या तैयारी है आपकी कि अपने इस काम को कुछ और कहां तक ले जाना चाहते हैं? अब इसमें सर 1-2 गैस हम लोग और बढ़ाने जा रहे हैं अपनी यूनिट में।
और उसमें एक फल पकाने वाली एक गैस है जी तो उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और एक आध एक्सपर्ट है उनसे बातचीत चल रही है। और एक फायर फाइटिंग में हम लोग नई गैस ला रहे हैं जो आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होगा जी। जो अभी मतलब यहाँ के लिए एक नया प्रोडक्ट होगा। अच्छा, आपके बारे में ये पता चला कि आप लोग 3 भाई हैं। जी आज के दौर में जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उस दौर में आप तीनों भाई मिलके एक साथ, शायद आपके एक भाई अब हैं नहीं जी शायद, जी जी तो उस ये तीनों भाई मिलके इसी काम में आप लोग रहे हैं। जी जी। अच्छा, कैसे आप लोग आपसी सामंजस्य और कैसे आप लोग मिलके, ये शुरू से ही परिवार का निर्णय था कि ये जो प्लांट शुरू किया गया, या आप आगे बढ़े उसके लिए? नहीं, निर्णय तो सर मेरा ही था क्योंकि जब हम लोग प्लानिंग किया तो जिससे हम गैस लेके बेचते थे उन्हीं को हमने बताया था कि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे और गैस हम आपको देंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमें अपने ऊपर एक भरोसा था पूरा कि एक दिन हम प्लांट लगाएंगे। और हम बहुत सकारात्मक सोच से काम करते हैं और भगवान की भी बड़ी कृपा रही कि जो हमने सोचा लगभग करीब करीब सब में हमें सफलता मिली। और भाइयों में सर क्या है कि आपस में हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और एकता ना होने की वजह से सर क्या है कि लोग में आजकल परिवार टूट रहे हैं जी। और ईगो की भावना, छोटे छोटे बात पे ईगो की भावना बहुत बढ़ गई है, जिससे समाज का काफी नुकसान भी हो रहा है, पतन भी हो रहा है। जी जी। तो ये आज अभी जो आपका इंडस्ट्री के लिए आपने बताया कि कप्तानगंज में भी कुछ आपका कोई काम चल रहा है क्या? कप्तानगंज एक यूनिट सर कप्तानगंज में भी लगा रहे हैं। क्या है कि सर जैसे हम लोग के यूनिट में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा माने लगता है। अच्छा। एक सिलेंडर 60 से 70 किलो होता है जी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपने यूनिट पे लोड भी ना पड़े, कस्टमर को हम डिवाइड कर दें चावल। जी जी। जैसे देवरिया वाली यूनिट है तो उधर के कस्टमर को हम देवरिया से दे दे रहे हैं और एक कप्तानगंज में लग जाएगा तो उस आसपास की एरिया को कप्तानगंज से मिल जाएगा। जी जी। तो अब यहाँ और एक्सपेंशन ना करके हम एरिया वाइज बांट दे रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा। आप चैम्बर के, आप इंडस्ट्रीज के एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है आपके पास, वाइस प्रेसिडेंट हैं जी। तो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का समाज के लिए क्या योगदान हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी कुछ एक्टिविटीज या आप लोग कुछ सामाजिक रूप से क्या करते हैं? देखिए करीब 600 महिलाओं को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने रेडीमेड गारमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया है जी। और कोरोना के समय जब कोरोना महामारी चरम पे थी तो उस समय मास्क की बड़ी दिक्कत थी, तो जो महिलाओं को हम लोग ने ट्रेनिंग दिया था वो महिलाएं मास्क बना के दी थी, जिससे काफी बड़ी राहत मिली थी। और हम लोग वृक्षारोपण भी सर करते हैं, बस ये है कि प्रचार प्रसार कम करते हैं इसलिए जी जी। लोगों को मतलब उसकी जानकारी कम हो पाती है। जी जी। तो समाज के प्रति चैम्बर का योगदान बहुत बड़ा है। जी। बाढ़ के समय आप देखिए मतलब चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने काफी बड़ा काम किया था। तो हम लोग भी सर यही समाज से ही हैं, तो समाज में कहीं भी कोई दिक्कत या समस्या आती है तो चैम्बर हरदम समाज के साथ रहता है। जी। तो ये थे आज हमारे साथ प्रवीण मोदी जी और आपने इनको सुना। मुझे लगा कि आज आपकी जो बातचीत है, जो हमारे यंगस्टर्स कुछ करना चाहते हैं और केवल नौकरियों पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप कुछ नया स्टार्टअप लगा करके, हाँ तैयारी आपकी अच्छी हो, और अभी आप मोदी जी ने बताया कि किस तरह से आप किसी के देखा देखी नहीं, अपनी जमीन देख लें और क्या आवश्यकता है कहाँ की, उसके हिसाब से अपने प्लान को लेके आगे चलें तो जरूर सफल होंगे। एक बार और हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से प्रवीण मोदी जी का अपने स्टूडियो में आने के लिए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत